हेलो एंड वेलकम इन द सेकेंड वीडियो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, द नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स हमने अपने वीडियो 1 में फिनिश कर चुके हैं। नाउ इन द सेकेंड वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट्स। So if you have not watched the first video, I will tell everyone to watch the first video. Otherwise, it is very difficult to understand this video. तो हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज को डिवाइड किया था दो पार्ट में, नेशनल पार्टी एंड द स्टेट पार्टी। तो नेशनल पार्टी क्या होता है? नेशनल पार्टी होता है जो कि टोटल 6 टोटल ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बोले जाते हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या है? जिनका सपोर्ट बेस पूरे नेशन में फैला हुआ होता है, यानी कि देश के अलग अलग कॉर्नर से उनके सपोर्टर मिलते हैं, उन्हें कहते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। टोटल 6% वोट्स, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट्स लोकसभा के इलेक्शन में जीत जाती है तो वो एक नेशनल पार्टी कही जाती है। या फिर 6% वोट्स इन द असेंबली इलेक्शन इन द 4 स्टेट, यानी कि असेंबली इलेक्शन में 6% वोट कम से कम 4 राज्यों में अगर जीत जाती है तो हम उसे एक नेशनल पार्टी कहते हैं। और कम से कम 4 सीट लोकसभा में अगर जीत जाए तो एक ये क्राइटेरिया हुआ, 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा, या फिर असेंबली इलेक्शन 4 अलग अलग राज्यों के असेंबली इलेक्शन में जीत जाए और 4 सीट लोकसभा में जीत जाए तो उसे हम लोग नेशनल पार्टी कहते हैं। तो ये हुआ नेशनल पार्टी। अब हुआ स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी क्या कहलाता है? एटलीस्ट 6% टोटल वोट्स इन द इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। एक स्टेट में अगर 6% वोट्स अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में जीत जाए, या फिर कम से कम 2 सीट अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में जीत जाए तो उसे कहते हैं स्टेट पार्टी। अब देखिए, एक स्टेट पार्टी जो है वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भी बन जाती है। अगर स्टेट पार्टी अगर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए तो नेशनल पार्टी बन जाती है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए बोलेंगे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वॉज अ स्टेट पार्टी। जब इस पॉलिटिकल पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी ने फॉर्म किया था तो वो एक स्टेट पार्टी थी, जो कि उसका सपोर्ट बेस दिल्ली में ही था। लेकिन अब के टाइम में वो एक नेशनल पार्टी है क्योंकि उसका पॉलिटिकल सपोर्ट बेस बढ़ गया है। वैसे ही एक स्टेट पार्टी जो है, जैसे एक स्टेट पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है, नेशनल पार्टी बन सकती है, उसी तरह से एक नेशनल पार्टी का अगर सपोर्ट बेस कम हो जाए तो वो एक स्टेट पार्टी भी बन जाती है। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी ऑफ मायावती, इनका वोट शेयर कम हो गया। ये पहले एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, अब एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, लेकिन आप अपने बुक में अभी भी इसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ही है, इसलिए तो आप इसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में ही रखिएगा। अब देखिए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कितने हैं, तो एक है कांग्रेस, बीजेपी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ऑफ मायावती, वेस्ट बंगाल में इनका सपोर्ट बेस है। वेस्ट बंगाल के साथ साथ त्रिपुरा, आसाम और केरला में भी इनका सपोर्ट बेस मिलता है। उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी, अब एक स्टेट पार्टी है, लेकिन आपके बुक में अभी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ही है, तो इसे आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में ही रखेंगे। दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि एम.एन. रॉय ने बनाया था 1925 में। कम्युनिस्ट पार्टी यूएसएसआर, आपको याद है रशियन रिवोल्यूशन, यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी बना था आफ्टर बोल्शेविक रिवोल्यूशन 1917। तो उसी के साथ इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना था, उससे इंस्पायर होकर, बीइंग इंस्पायर्ड बाय द रशियन रिवोल्यूशन, एम.एन. रॉय, मनवेंद्रनाथ रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाया था। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उससे टूट करके बनी है द मार्क्सिस्ट। तो आइडियोलॉजी दोनों का सेम ही है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी से टूट करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ऑफ शरद पवार, वीडियो 1 में मैंने दिखाया था शरद पवार का फोटो राहुल गांधी के ठीक बगल में थे, तो ही इज द लीडर ऑफ द कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे, उनसे टूट करके अलग होकर के उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना दी, तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये 7 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में आती हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। हम लोग हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अलग से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस।
It was launched in 1998 under the leadership of Mamata Banerjee. Mamata Banerjee ने इस पार्टी को फॉर्म किया था in West Bengal. It was recognized as a national party in 2016. 2016 it became a national party. Joda Phool, the flower and the grass, is called the party symbol, and it is committed to secularism and federalism. So its support base is in West Bengal. आगे पढ़ते हैं. बहुजन समाज पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम. कांशीराम, आफ्टर द डेथ ऑफ कांशीराम, मायावती बिकेम द सुप्रीमो ऑफ बहुजन समाज पार्टी, फॉर्मड इन 1984. इट इज मेनली फॉर द दलित, मेनली द ओबीसी, आदिवासीज एंड द रिलीजियस माइनॉरिटीज को ये सपोर्ट करती है और ये दलित को सपोर्ट करती है. इट इज मेनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द दलित्स. दलित्स मीन्स एंड द लोअर कास्ट पीपल. तो ये जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो मेनली दलित्स और लोअर कास्ट पीपल का ही सपोर्ट करती है. देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक बेस होता है कि कहाँ से उनका वोट आना है. तो बहुजन समाज पार्टी का वोट कहाँ से आता है, तो द दलित्स, ऑप्रेस्ड पीपल एंड द रिलीजियस माइनॉरिटी से ही आता है. रिलीजियस माइनॉरिटी कितने हैं? रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे कि द मुस्लिम्स, द जैन, द सिख, पारसी, क्रिश्चियनिटी, ये सब माइनॉरिटीज है. हिंदूज को छोड़ करके जितने भी सारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं सारे माइनॉरिटीज हैं. केवल हिंदूज हैं जो कि मेजॉरिटी है. हिंदूज को छोड़ करके सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज में ही आते हैं. आई होप इट इज क्लियर. नाउ भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी वॉज अर्लियर कॉल्ड जनसंघ. जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम है. तो अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो जनसंघ से ये अलग होकर के बना था. 1980 फॉर्म बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी. 1991 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ बनाया था. उसके बाद 1980 में इसी जनसंघ से टूट करके भारतीय जनता पार्टी बना, और इसको बनाने वाले थे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी. इट्स स्ट्रॉन्ग नेशन. बीजेपी हमेशा एक मजबूत नेशन में ही यकीन रखती है, इसीलिए सिक्योरिटी पर ये सबसे ज्यादा ध्यान देती है, लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है. एंड एंशियंट कल्चर, जो हम लोग इंडिया का जो एंशियंट कल्चर है, जैसे कि द वैदिक सिविलाइजेशन, द गुप्ताज, द मौर्याज, उस पर ये अपने एंशियंट कल्चर पर ये सबसे ज्यादा फोकस देती है. एंशियंट कल्चर एंड द वैल्यूज. स्ट्रॉन्ग नेशन पर हमेशा एटॉमिक, जैसे कि एटम बम बनाया, कब बनाया? 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी. उसके पहले भी हमारा देश एटॉमिक पावर था इन द, बट नॉट, वी हैव नो न्यूक्लियर वेपन. न्यूक्लियर वेपन हम लोगों ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया ड्यूरिंग द 1998 और 1997 अराउंड, एंड वी डेवलप द न्यूक्लियर वेपन, एंड दैट इज हाउ आवर द डिफेंस ऑफ इंडिया वाज इनहांस्ड. कल्चर नेशनलिज्म और कॉल हिंदुत्व, जैसे कि दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी, हिंदुत्व, याद रखिएगा. आई होप इट इज क्लियर. भारतीय जनता पार्टी, who was the real founder of Bharatiya Janata Party? Atal Bihari Vajpayee. Earlier it was called Janasangh, Shyama Prasad Mukherjee. Communist Party of India. Communist Party of India is called the second oldest party of India after Congress Party. So it was formed in 1925 by M.N. Roy. It believed in Marxism, Karl Marx, और Leninism, secularism and democracy. में यही इसका मेन एजेंडा है. तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा है, अपना अपना प्रोग्राम है, अपना अपना पॉलिसी है, जो कि मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ. तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को लेके चलती है. तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सबको समान अधिकार दो, रिमूवल ऑफ द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर गरीब का फासला कम से कम होना चाहिए. यही है मार्क्सिज्म. लेनिनिज्म, लेनिज्म उसके फॉलोअर थे, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन. हमने पढ़ा था द थ्री थीसिस, अप्रैल थीसिस पढ़ा था हमने लेनिन का ड्यूरिंग द रशियन रिवॉल्यूशन. तो कम्युनलिज्म, इट इज अपोज्ड टू फोर्स ऑफ सेसेशनिज्म एंड द कम्युनलिज्म. Communalism we have already studied. What is the meaning of the communalism? The communalism means giving emphasis to a particular religion when one religion thinks it is superior
and all other religions are inferior to them, it is called communalism. Giving more emphasis to a particular religion and giving negligence to the another religions, it is called communism. Secessionism क्या होता है? Secessionism मतलब होता है टूट के बाहर निकल जाना. सेसेशनिस्ट मूवमेंट, इंडिया में सेसेशनिस्ट मूवमेंट, मान लीजिए कि बाहर निकलने की बात कही जाती है, एक स्टेट अगर इंडिया से बाहर निकलने की सोच रहा है तो होता है सेसेशनिज्म. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, तो ये टूट करके बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से इन 1964. इट बिलीव इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म. एक ही एजेंडा है दोनों का, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म. It supports socialism, secularism, democracy, opposes imperialism and communism. Imperialism मतलब क्या होता है? Imperialism का मतलब हुआ जब भी किसी देश का पावर किसी दूसरे देश में फैला हुआ होता है. When a country's power is extended to the territory of another country. जैसे ब्रिटेन एक imperialist country था, फ्रांस was an imperialist country. तो ये है imperialism का मीनिंग. It enjoys support in West Bengal, Kerala and Tripura. The Congress Party. Congress Party is called the oldest party of the world. One of the oldest party of the world. 1885 में, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है. किसने बनाया था? A.O. ह्यूम ने बनाया था इस कांग्रेस पार्टी को. A.O. ह्यूम. सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? A.O. ह्यूम. A.O. ह्यूम कौन थे? A.O. ह्यूम वाज एन एक्स सिविल सर्वेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. ये ब्रिटिश थे. ब्रिटिश होते हुए भी इंडिया के लिए इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, इसलिए A.O. ह्यूम इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो A.O. ह्यूम. अब इस कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था एज अ सेफ्टी वॉल्व मैकेनिज्म. सेफ्टी वॉल्व मैकेनिज्म मैं कभी अपने हिस्ट्री के क्लास में बताऊंगा जब मैं हिस्ट्री शुरू करूंगा. तो एज अ सेफ्टी वॉल्व मैकेनिज्म. ठीक है. अब इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो W.C. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. पूछता है हु इज कॉल्ड द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट? तो जॉर्ज यूल. जॉर्ज यूल इज कॉल्ड द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट. हु इज कॉल्ड द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट? तो बदरुद्दीन तैयब जी. अगर पूछा जाए हु इज कॉल्ड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो एनी बेसेंट. एनी बेसेंट. तो ये सब चीजें याद रखिएगा. एमसीक्यू में कभी भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओलंपियाड के एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं. तो कीप रिमेंबर दिस. नाउ अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, पार्टी सॉट टू बिल्ड मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया. तो ये आज़ादी के बाद यही एक पॉलिटिकल पार्टी बची थी और सारे के सारे लोगों ने इसी पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट दिया. अब एक और भी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. 1969 में पूरा कांग्रेस का ही रूल रहा है. उसके बाद कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुआ. उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी ही आई. सबसे ज्यादा रूल करने वाली अगर पार्टी है इंडिया को, सबसे ज्यादा रूल करने वाली अगर पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है. आजादी के बाद से सत्ता हमेशा इधर गई लेकिन कांग्रेस पार्टी के हाथ ही रही है. ठीक है. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अब इनको बनाया था शरद पवार ने. फॉर्म्ड इन 1999 फॉलोइंग द स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी. ये स्प्लिट का मतलब क्या होता है? स्प्लिट मतलब होता है टूट जाना. तो कांग्रेस पार्टी से ही टूट करके शरद पवार ने, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, राहुल गांधी के ठीक पास ही खड़े थे शरद पवार ने ही इस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को बनाया. ही फॉलो द सेम प्रिंसिपल. दिस पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो फॉलो द सेम प्रिंसिपल ऑफ द कांग्रेस पार्टी. सपोर्ट डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म. अब देखिए स्टेट पार्टी, कुछ स्टेट पार्टीज के नाम जान लीजिए. बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये सिक्किम में काम करते हैं. बीजू जनता दल ये उड़ीसा में है, बीजू पटनायक ने बनवाया था. मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम में है. तेलंगाना राष्ट्र समिति ये तेलंगाना में काम करती है. ठीक है. ये एक फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था. ये एक इट इज अ ब्रीफ पिक्चर ऑफ डिफरेंट रीजनल पार्टीज इन इंडिया. Now challenges.
पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े बड़े चैलेंज क्या हैं? पहला चैलेंज है द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। किसी पॉलिटिकल पार्टी में क्या हो रहा है हमें कुछ पता ही नहीं होता। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो कुछ बोलता नहीं है। अगर आप पूछिए किसी भी पॉलिटिकल लीडर से कि क्या होने वाला है तो हमें कुछ भी नहीं पता रहता है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नोट बैन किया, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं था। रातों रात ही ये डिक्लेयर हुआ कि आज आज फोर्टनाइट से, आज रात से नोट बैन हो जाएंगे, 100 रुपए के नोट चलेंगे, बाकी कोई नोट नहीं चलेगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कुछ नहीं बताता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी में हो क्या रहा है, इंटरनली क्या हो रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टी को हम ज्वाइन कर रहे हैं, कोई आने वाला है, जाने वाला है, उन लोग का इनकम कहाँ से आता है, पॉलिटिकल पार्टी के का इनकम कहाँ से आता है, किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। ठीक है, उनका इनकम कहाँ से है, उनका खर्च कितना हुआ, कहाँ पर पार्टी मीटिंग हुई, पार्टी मीटिंग में कितने पैसे खर्च हुए, कुछ भी पता नहीं होता। उनका इंटरनल इलेक्शन क्या होता है, नहीं होता है, कुछ भी लोगों को पता नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस है जो कि डीमेरिट है। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी? तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी मीन्स इंटरनली बाहर के लोगों को, आम जनता को पता ही नहीं होता कि किस पॉलिटिकल पार्टी में क्या हो रहा है। मान लीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में है, उसको मान लीजिए कि चीन से कुछ पैसा आ रहा है, चाइना ने, चाइना के किसी आदमी ने किसी इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया। तो क्यों चंदा दिया? कोई बाहर के देश का आदमी, कोई बाहर का देश किसी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहा है लाखों का, तो क्यों चंदा दे रहा है? उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो है। तो ये आम लोगों को पता चलना चाहिए, लेकिन पता नहीं चल पाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। किसी पॉलिटिकल पार्टी में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं, आम लोगों को पता ही नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा डिमेरिट होता है पॉलिटिकल पार्टी का। तो सब चीज वो लोग सीक्रेट रखते हैं, सब एवरीथिंग दे कीप सीक्रेट। व्हाट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग, दे डोंट डिस्क्लोज इट टू एनीबॉडी। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज, इस पॉलिटिकल पार्टी में कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं होता है। दे डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीड्यूर। इलेक्शन होता है पूरा क्लोज होता है, मीटिंग होता है पूरा का पूरा क्लोज होता है। मीटिंग के बाद अगर पूछा जाए कि क्या मीटिंग हुई, कोई कुछ नहीं बताएगा। आप कौन से पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, कोई कुछ नहीं बताएगा। किस पार्टी के साथ मर्ज होने वाला है, या किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना सीट पर चुनाव लड़ेगी, कुछ नहीं बताते हैं। Okay, so for the functioning, there are very few ways for ordinary worker rise up to the top of the party. बहुत कम ही ऐसा चांस होता है जो कि नीचे के जो वर्कर हैं वो ऊपर तक आए। अगर कोई आम कार्यकर्ता है तो आम कार्यकर्ता ही रह जाएगा, वो कभी टॉप के पोजीशन को नहीं ले सकता है। ठीक है, एक होता है डायनेस्टिक रूल, एक और भी तीसरा एक इसके साथ ही एक होता है डायनेस्टिक रूल। मतलब कि एक पॉलिटिकल पार्टी में डायनेस्टिक रूल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का हेड कौन है? राहुल गांधी। उसके पहले कौन थे? सोनिया गांधी। उसके पहले कौन थे? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के पहले कौन थे? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो एक फैमिली का रूल चलता आ रहा है। आप आरजेडी में देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव, उसके बाद तेजस्वी यादव। आप ममता बनर्जी को देखिए, ममता बनर्जी जितना भी इलेक्शन हो जाए, लेकिन ममता बनर्जी विल रिमेन द सुप्रीमो, द टीएमसी सुप्रीमो। एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज रूल्ड बाय द डायनेस्टिक रूल। अब कोई नीचे का जो कार्यकर्ता है वो कभी, जो द एक्टिव मेंबर कैनॉट बिकम the head of that political party. Can you imagine that the Congress party will be ruled out of the Gandhi family? Anybody else will come, outside member. Can outside member be the leader of the Congress party? No. समाजवादी पार्टी को देखिए, मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी was formed by मुलायम सिंह यादव. Next, after मुलायम सिंह यादव, Akhilesh Yadav is the chairperson leader of the Samajwadi Party.
तो एक डायनेस्टिक रूल चलता है जहां पर इंटरनल डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन बीजेपी में देखिए, बीजेपी में एक डायनेस्टिक रूल काम नहीं करता है, तो कोई डायनेस्टिक रूल नहीं है, इलेक्शन होता है। ऑन द बेस ऑफ इलेक्शन द लीडर ऑफ बीजेपी इज फॉर्म्ड। I hope it is clear. You will be able to write lack of internal democracy, the dynastic rule, the most political party do not practice open and transparent procedure. Now third is called the muscle power. Muscle power. Muscle power means जो powerful लोग हैं, जिनके पास जो हिंदी में कहते हैं उनको बाहुबली, the people बाहुबली लोग, they always fight election and manage to win the election again and again। जो बाहुबली लोग हैं, जो कि बहुत ही दबंग लोग हैं, the people who have dominate on the domination over the members of the society, they manage to win the election again and again। ओके, इसमें कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग भी होते हैं, तो या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्रिमिनल्स का हेल्प लेते हैं। जैसे कि बिहार में है शहाबुद्दीन करके एक आदमी था, हु वाज मसल मैन, बूथ कैप्चरिंग करता था, तो बूथ कैप्चरिंग करके लालू प्रसाद यादव को जिता देते थे। तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज, तो समटाइम्स व्हाट हैपन, पॉलिटिकल पार्टी टेक द हेल्प ऑफ द criminals to win the election by booth capturing। तो ये होता है मसल पावर, लोगों को डराना, धमकाना, उसे शराब और पैसा दे करके वोट ले लेना। दिस इज कॉल्ड द मसल पावर। अगर आप लोगों को, कॉमन पीपल को टेरराइज कर रहे हैं और यू आर थ्रेटनिंग टू गेट देयर वोट्स, इट इज कॉल्ड मसल पावर। Okay, so muscle power is also an important challenge of democracy, of the political party and democracy, of course. Another thing is the muscle power. The muscle power we have discussed, the money power, मतलब किसी को पैसे दे करके उसका वोट ले लेना। हम तुमको इतना पैसा दे देंगे, तुम हम ही को वोट दे देना, ठीक है। तो it is called the money power. The money power and muscle power is an important challenge to political party. Another thing, political party, the people, fourth number, political party people do not find parties to be meaningful choice। क्योंकि एक कितना होता है, कितने पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो कि होते हैं दल बदलू, दे चेंज द पार्टी अगेन एंड अगेन। So many examples you can see, like Mukul Rai of TMC, he went to the BJP, again he returned in the TMC party, Mukul Rai। So तो किसको वोट दें? आज कोई आदमी, कोई कैंडिडेट को, अगर आप किसी कैंडिडेट को पसंद करते हैं और उसे वोट देना चाहते हैं, तो आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में गया, फिर कल उस पार्टी में गया। तो ये होता है, द पॉलिटिकल लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, विच make the common people confused about to whom they will cast votes। इसको रोकने के लिए 1885 में एंटी डिफेक्शन लॉ आया था अंडर राजीव गांधी। 1985 राजीव गांधी 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए थे। क्योंकि एंटी डिफेक्शन उस टाइम में क्या होता था, 1990s में लोग रातों रात पार्टी बदल देते थे, आज इस पार्टी, कल उस पार्टी, कल उस पार्टी, आज ही इस पार्टी में है, फिर 1 घंटे के बाद दूसरा पार्टी, तीसरे घंटे के बाद दूसरा पार्टी। सब बोलते थे आए राम गए राम। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंट टर्म यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफेक्शन। सो पार्टी चेंज करने से रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, टू प्रिवेंट द पार्टी डिफेक्शन। Now how the political parties can be reformed? Political parties को reform कैसे करें? Political parties can be reformed by the Election Commission of India। देखिए, हमारे देश में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल देती है, रिकॉग्निशन देती है। विदाउट रिकॉग्निशन नो पॉलिटिकल पार्टी कैन फंक्शन।
स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी का दर्जा कौन देता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चीफ कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार इज कॉल्ड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पूरा इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में ही कंडक्ट होता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन विच इज मोर पावरफुल? Not any, nobody is powerful, only Election Commission of India is powerful. Chief Election Commissioner is powerful, he can take any action. The conduct of the election is entirely done by the Chief Election Commissioner and his institution, the Election Commission of India. तो पहला है कैसे पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म किया जाए। तो एमएलए एंड एमपी शुड बी डिपार्ट फ्रॉम चेंजिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। एमएलए एंड एमपी को रोकना पॉलिटिकल पार्टीज से चेंज करने के लिए। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, कैन माओइस्ट एंड नक्सलिस्ट बी कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज? आंसर इज नो। माओइस्ट एंड नक्सलिस्ट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया and they fight against the government and against the country itself, so they cannot be called the political parties. Remember it. So pehla how political parties can be reformed is to prevent MLAs and MP from changing the political parties. Supreme Court of India passed an order to reduce the influence of the money and the criminals, money power and the Election Commission of India ने बोला है everybody has to file an affidavit before fighting the election. नॉमिनेशन फाइल करने के टाइम में, मान लीजिए कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको नॉमिनेशन फाइल करना होगा। उस नॉमिनेशन फाइल करने के टाइम में आपको एक एफिडेविट देना होगा, आपका इनकम कितना है, प्रॉपर्टी कितना है, क्या कोई क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट में पेंडिंग है, तो ये सब कुछ आपको देना होगा। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है पेंडिंग और दूसरा होता है फाइनलाइज्ड। जजमेंट आ गया, आपको दोषी करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर कोई केस पेंडिंग है तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसीलिए क्रिमिनल्स ऑल्सो टेक एंट्री इनटू पॉलिटिक्स। मान लीजिए कि अगर हाई कोर्ट में अगर आपको किसी ने क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, वहां पर केस पेंडिंग ही रहेगा। तो बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन you have to file affidavit telling the detail about the property and criminal cases pending against you. तीसरा है the election commission passed an order asking necessary political party to hold elections and file their income tax return. आपको पैसा कहाँ से आ रहा है और आपने कितना इनकम टैक्स दिया है, ये सब कुछ की जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ेगी। कितना बार इलेक्शन हुआ है, तो ये तो होता ही नहीं है। जैसे कि पहले ही हमने बताया कि इलेक्शन होता नहीं है, होता है तो केवल नाम मात्र के लिए इलेक्शन होता है। और इनकम टैक्स कहाँ से आपका इनकम आया है वो भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज छुपा लेती हैं, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का चंदा बाहर के देशों से भी आता है, तो ये सब छुपा लेती हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करती, लेकिन आपको शो करना होगा। Internal affairs of the political party, they must regulate, they must tell the people what is happening inside the party. Minimum number of party tickets, 1/3 party tickets आपको women को देना होगा, women candidates. Similarly there is quota for the women. देखिए पार्लियामेंट में अभी तक वुमेन के लिए कोई कोटा नहीं है, लेकिन बट इन द पंचायत इलेक्शन 1/3 of the seats has been reserved to the women. पार्लियामेंट में इलेक्शन के लिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए वुमेन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन 1/3 सीट्स आपको वुमेन को देना पड़ेगा, ऐसा बोला जाता है। और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टी टिकट्स ही आप दीजिए जिससे कि खर्चा ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, अभी के टाइम में है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी कंपटीशन करती है कि उसने इतना खर्च किया तो मैं उससे ज्यादा खर्च करूं, क्योंकि आप जितना पैसा खर्च करेंगे उतना ही आपको वोट आएगा, ऐसा लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो पंचायत इलेक्शन में तो रिजर्वेशन है, लेकिन लोकसभा में अभी तक वुमेन को रिजर्वेशन नहीं मिला है। There should be state funding of the elections. The government should give parties money to support election expenses. Another thing, ये भी एक प्रपोजल है कि the government should give the party money to support their election expenses.
अभी तक ऐसा होता आया है कि द पॉलिटिकल पार्टी themselves bear the expenses. Now it is the proposal that the government should give parties money to support their election expenses. Now, two ways of the party reformation. एक तो होता है कि ये तो हो गया कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। अब जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये दो तरीके से हो सकता है। एक, पीपल खुद ही प्रेशर डाले पॉलिटिकल पार्टीज पर कि आप में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर आप में इलेक्शन नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, इनकम के बारे में अगर आप नहीं बताते हैं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ठीक है। अनदर थिंग, दिस आर टू वेज हाउ द पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म्ड. So one is the people themselves put in pressure. Another thing, the political parties can improve if the people who want change can join the political parties. अब वो लोग ज्वाइन करें जो कि पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि लोग हैं वो सिंपली क्रिटिसाइज करके निकल जाते हैं तो इससे कुछ नहीं होगा। द पॉलिटिकल पार्टीज, द पीपल हु वांट चेंज, दे शुड ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी। तो एक तो होता है, या तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर बनाइए कि अगर आपने मनी पावर, मसल पावर का यूज किया, आई विल नॉट गिव यू द वोट। अनदर थिंग, बाय पीपल खुद ही ज्वाइन करें, जो अच्छे लोग हैं वो ज्वाइन करें पॉलिटिकल पार्टीज को और उसको रिफॉर्म करें। ये दो तरह का बेस है टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में क्या जाने, शुरू से अगर हम लोग देखते हैं, हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज पार्टी सिंबल, व्हाई पार्टी सिंबल इज नेसेसरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी सिस्टम, द टाइप्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी हमने पढ़ा, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज, कितने सारे नेशनल पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज कौन कौन से हैं, और उसके साथ साथ कैसे, व्हाट आर द चैलेंजेस इन द पॉलिटिकल पार्टी में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से डीमेरिट्स हैं, उसे कैसे ओवरकम करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही है जो कि पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर सकती है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। अब टू वेज ऑफ पार्टी रिफॉर्मेशन, पार्टी को रिफॉर्म करने के दो तरीके होते हैं। एक, लोग कॉमन पीपल खुद पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर बनाए कि यू कंडक्ट एन इलेक्शन, यू रिमूव मनी पावर, मसल पावर। और दूसरा वे होता है कि जो अच्छे लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टी में जाएं। द बैड पीपल शुड नॉट ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी, ओनली गुड पीपल विल ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी। So thank you. I hope that the topics is clear. If you want several discussion, अगर आपको कुछ questions भी discuss करने हैं, then comment me. I will discuss some important questions of this chapter. So thank you for watching this video. Thank you. All the best.